देखिए कल हमने सेक्शन 28 तक पढ़ा था। अब आगे देखेंगे 29। सेक्शन 29 जो है इसका क्या कहता है। सेक्शन 29 कहता है कि जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि के लिए व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार ना हो, दंड। ये किस बारे में कह रहा है कि बगैर लाइसेंसी व्यक्ति से, बगैर लाइसेंसी व्यक्ति से आप क्या करते हैं, हथियार खरीदते हैं, या फिर बगैर लाइसेंसी को आप हथियार बेचते हैं। दोनों बातें हैं। बगैर लाइसेंसी जिसके पास अनुज्ञप्ति नहीं है, अनुज्ञप्ति नहीं है, उस व्यक्ति से क्या करते हैं, हथियार खरीदते हैं। खरीदते हैं या बेचते हैं, दोनों ही बात है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा डीलर है कोई जिसके पास, डीलर मान लो कोई ऐसा डीलर है हथियारों का जो अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता अवैध रूप से, उससे आपने हथियार खरीदा, यानी कि अवैध रूप से हथियार खरीदा है। या फिर ऐसे व्यक्ति को बेचा है आपने जिसके पास लाइसेंस नहीं है। दोनों के लिए बात कह रहा है। अगर इस तरीके का अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसको पढ़ना नहीं, सीधा याद रखिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास की सजा या जुर्माने या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। कितनी सजा होगी ऐसे में, 3 वर्ष तक के कारावास से या फिर जुर्माने से, या दोनों से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। दोनों से, दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित। ये याद रखना है कि जब आप अनुज्ञप्ति वगैरह, जैसे किसी व्यक्ति पर अनुज्ञप्ति नहीं है उससे खरीदें या बेचें, दोनों ही बातें हैं इसमें। खरीदना, पहला खरीदने, पहला क्या है, उसको अनुज्ञप्ति प्राधिकृत नहीं है ऐसे व्यक्ति की बात कह रहा है, उससे आपने खरीदा है या फिर उसको बेचा है जिसके पास लाइसेंस नहीं। तो बंदूक की जो लाइसेंस वाला डीलर भी होता है वो केवल उसी को बेच सकता है हथियार जिसके पास लाइसेंस हो, अनुज्ञप्ति हो। मैंने पहले ही बताया आपको कि कोई भी व्यवहारी, कोई भी डीलर के पास आप हथियार खरीदने जाएंगे तो वो सबसे पहले आपका लाइसेंस देखता है, कि सबसे पहले आप अपना लाइसेंस दिखाएं तब वो आपको हथियार देता है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिस पे लाइसेंस नहीं है उसको बेच दिया है, या फिर ऐसा कोई डीलर है जिसके पास लाइसेंस नहीं है उससे खरीद लिया है आपने, है ना। तो फिर ऐसे व्यक्ति को कितने कारावास से दंडित किया जाएगा, 3 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अब देखिए धारा 30 देखिए। धारा 30 कहता है कि अनुज्ञप्ति के उल्लंघन के लिए दंड। अनुज्ञप्ति के काय के उल्लंघन के लिए, अनुज्ञप्ति के, अनुज्ञप्ति का अगर आप उल्लंघन करते हैं, उसके नियम का पालन नहीं करते हैं तो उसके उल्लंघन के लिए कितने दंड से दंडित किया जाएगा। ये शर्तों से संबंधित है कि जो अनुज्ञप्तियों में जो शर्तें आदि वगैरह दी रखी रहती हैं, आप उन शर्तों का अगर पालन नहीं करते हैं, अनुज्ञप्ति या लाइसेंस जो होता है उसमें आपकी शर्तें लगाई रहती हैं, तो उन शर्तों का अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो इसमें भी आपको सजा केवल याद रखनी है कि ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, 6 माह तक के कारावास से या 2000 रुपए तक के जुर्माने से। कितने कारावास से, 6 माह तक के कारावास से या 2000 रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, या दोनों से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति की जो शर्तें हैं, अनुज्ञप्ति की क्या है, शर्तें आदि हैं, शर्तें आदि हैं, उनका उल्लंघन करता है या उनका पालन नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये याद रखना। 31, सेक्शन 31 याद रखना है। धारा 31, धारा 31 क्या कहती है, पश्चातवर्ती अपराधों के लिए दंड। पश्चातवर्ती मतलब पहले भी दोष सिद्ध हो चुका है कोई व्यक्ति, कोई पहले भी क्या हो चुका है, कोई पहले भी दोष सिद्ध हो चुका है पश्चात, उसके बाद वो क्या करता है, पुनः करता है वो अपराध, क्या करता है, पुनः करता है, दोबारा करता है उसी तरीके का अपराध, क्या करता है, दोबारा करता है। तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा, दुगने दंड से दंडित किया जाएगा। इसमें लिखा है दुगने। ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दुगने दंड से दंडित किया जा सकता है। ये भी याद रखना है आपको कि अगर धारा 31 के अधीन अगर कोई व्यक्ति पहले भी दोष सिद्ध हो चुका है, उसके बाद वो उस अपराध को पुनः करता है या दोबारा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दुगनी शास्ति से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, या दोहरे दंड कह लीजिए। दुगने दंड से क्या किया जा सकता है,
दंडित किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है धारा 31 में। अब देखिए 32 सेक्शन जो है, धारा 32 को देखिए। धारा 32 कैसे संबंधित है? अधिहरण से, जब्ती से संबंधित है। ये कह रहा है कि जब कोई मामला किसी न्यायालय के समक्ष आता है, जब कोई मामला किसी न्यायालय के समक्ष आता है, इस अधिनियम से संबंधित कोई मामला है और न्यायालय से के समक्ष आता है और उस न्यायालय को ये लगता है कि उस हथियार को या उसके प्रवण में जो भी साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे जहाज हो गए, गाड़ी वगैरह हो गए, और भी साधन हो गए जो उसके साथ में इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो उन हथियारों को भी जब्त करने का आदेश दे सकता है, साथ ही साथ उन जो अधिहरण के जो साधन है उनको भी जब्त करने का आदेश दे सकता है, अगर न्यायालय उचित समझता है। अगर न्यायालय क्या समझता है? न्यायालय उचित समझता है तो उन हथियारों को और प्रवण के जो साधन है उन दोनों को, हथियारों को भी जब्त करने के आदेश दे सकता है और प्रवण में जो साधन इस्तेमाल किए गए हैं, प्रवण में जो आने जाने में, जो हथियार को ले जाने में जो भी साधन इस्तेमाल किए गए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में पे, या जिसमें किस हथियार छुपाए जाते हैं, ऐसा कोई साधन है, तो उन सभी चीजों को जब्त करने के क्या कर सकता है? आदेश पारित कर सकता है। जब्ती से संबंधित है धारा 32। तो कौन जब्ती के आदेश देता है? न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं। परंतु इसमें लिखा है कि अधिहरण का आदेश अगर किसी अपील न्यायालय द्वारा क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है, अपील न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, तो वो जब्ती का जो आदेश था वो भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है ये तो, कि वरिष्ठ न्यायालय, अपील न्यायालय मतलब वरिष्ठ न्यायालय अगर उस आदेश को, जो जब्ती का आदेश था उसको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, तो क्या हो जाएगा? वो आदेश जो धारा 32 के अधीन न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था वो आदेश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कहता है कि पुनरीक्षण, जो अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय भी, और जब वो पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर रहा है तब वो भी इस आदेश को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। तो वो न्यायालय भी क्या कर सकता है? इस आदेश का प्रयोग कर सकता है। या कह लीजिए कि अपील न्यायालय में भी, अपील न्यायालय भी चाहे तो वो भी जब्ती का आदेश दे सकता है, और हाई कोर्ट चाहे तो वो भी जब्ती का आदेश दे सकता है। मतलब निचला न्यायालय जब दे सकता है तो स्वाभाविक सी बात है, इससे जो वरिष्ठ न्यायालय होते हैं वो भी जब्ती का आदेश, मान लो निचले न्यायालय ने अगर जब्ती का आदेश नहीं दिया था, अब मामला अपील में गया और अपील न्यायालय को लगा कि साहब इनका आदेश, इनका जो हथियार आदि है उनको जब्त किए जाना चाहिए, तो वो आदेश अपील न्यायालय भी द्वारा दिए जा सकते हैं और हाईकोर्ट द्वारा भी दिए जा सकते हैं। तो निचला न्यायालय जब आदेश पारित करने की अधिकारता रखता है, स्वाभाविक सी बात है कि वरिष्ठ न्यायालय भी वो आदेश पारित करने की अधिकारता रखता है। तो ये आपको याद रखना है धारा 32। धारा 33 देखिए, धारा 33 क्या कहती है? धारा 33 कंपनियों द्वारा अपराध। ये तो आप जानते हैं सारे अधिनियमों में एक ही होता है कि कंपनी द्वारा जब अपराध किए जाते हैं, कंपनी याद रखना है बस। धारा 33 जो है कैसे संबंधित है? कंपनी से। अगर कंपनी द्वारा अपराध किया जाता है कोई अपराध, तो संपूर्ण कंपनी जिम्मेदार होती है। उसका जो भी प्रबंधक होता है, भारसाधक व्यक्ति होता है, प्रबंधक होता है, भारसाधक होता है, ये सभी व्यक्ति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। बस एक ही नियम है इसमें कि ये लोग ये सिद्ध कर दें अगर कि भैया हमने तो अपराध रोकने के लिए क्या किया था? समुचित कदम उठाए थे और हमारी जो है जानकारी के बिना ये अपराध किया गया है। अगर ये सिद्ध कर देते हैं तो फिर ये दोषी नहीं रहते। बाकी अगर बाकी देखा जाए तो समस्त कंपनी जिम्मेदार रहती है। उसका जो भी भारसाधक होता है, प्रबंधक होता है, वो क्या होता है? वो जिम्मेदार होता है किसी भी अपराध के लिए। अगर अपराध उसकी जानकारी में किया जाता है और उसने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था, तो फिर कंपनी, संपूर्ण कंपनी जिम्मेदार होती है। जो लोग उससे जुड़े रहते हैं जिम्मेदार होते हैं। प्रबंधक और भारसाधक सभी के सभी क्या होते हैं? दोषी होते हैं। हाँ, बस एक अपवाद है कि अगर ये सिद्ध कर देते हैं कि हमारी जानकारी के अभाव में ऐसा किया गया और हमने उसको रोकने का पूरा प्रयास किया था, तो फिर इनको दोषी नहीं माना जाएगा। तो कंपनी में केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है। सेक्शन याद रख सकते हैं, कंपनी द्वारा अपराध है। इसको मिटा देते हैं। देखिए फिर अध्याय जो है आपका 6 है। देखिए अध्याय 6 जो लास्ट का चैप्टर है, अध्याय 6 क्या है? प्रक्रिया। प्रक्रिया चैप्टर जो होता है खास नहीं रहता, उसमें जो सेक्शन वगैरह, जो चीजें वगैरह छूट जाती हैं उनको डाल लिया जाता है। तो इसमें भी देखिए
34 का आपको सेक्शन याद रखना है कि आयुधों के भंडारण के वास्ते केंद्र सरकार की मंजूरी। सेक्शन कौन सा है? 34। ये सेक्शन याद रखना है, काय के भंडारण के वास्ते? आयुधों के भंडारण के वास्ते। भंडारण मतलब स्टोर करना, जो भी आयुध वगैरह है उनका क्या करना? स्टोर करना, उनको रखना। वेयर हाउस वगैरह होते हैं भंडागारण। तो स्टोर आदि करने से संबंधित है कि इसकी स्टोर करने की जो अनुमति है किसके द्वारा दी जाती है? ये याद रखना है आपको, केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार। इसमें बस इतना ही याद रखना है आपको कि आयुधों के भंडारण की अनुमति कौन देता है? केंद्र सरकार देती। गोला बारूद वगैरह जो होता है इनको स्टोर करने की अनुमति, इसको भंडार करने की अनुमति, जहाँ ये रखे जाते हैं, इनके भी वेयर हाउस होते हैं जहाँ ये रखे जाते हैं, उनकी अनुमति कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। इसमें लिखा है सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में अंतर्विष्ट किसी बात के होती हुई भी उस अधिनियम की धारा 58 के अधीन अनुज्ञप्त भंडारण में कोई भी आयुध या गोला बारूद केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना निक्षिप्त नहीं किया जाएगा, मतलब जमा नहीं किया जाएगा किसी भी भंडारण में केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर। तो केंद्र सरकार जब चाहेगी तभी आप उसको भंडागारण जो भी होते हैं, स्टोर हाउस कह लीजिए, जो भी स्टोर हाउस होते हैं उसमें केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर आप हथियारों को नहीं रख सकते। केंद्र सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं? उन स्टोर हाउस में क्या कर सकते हैं, या वेयर हाउस कह लीजिए, स्टोर हाउस कह लीजिए, जो भी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? आप हथियारों को रख सकते हैं। किसकी अनुमति से? केंद्र सरकार की अनुमति से। बस इतना याद रखना है इसमें। अब देखिए सेक्शन 35 पूछा जाता है। सेक्शन 35 केवल सेक्शन पूछा जाता है कि जो परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों का कतिपय दशाओं में आपराधिक दायरा परिसरों से संबंधित है। परिसर से संबंधित है, और जो भी व्यक्ति उसका अधिभोगी है, कौन है? अधिभोगी, स्वामी नहीं, अधिभोगी। मतलब जो वर्तमान में वहां उसका अधिभोग कर रहा है, रह रहा है, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मान लीजिए आपका कोई परिसर है, कोई स्थान है जहाँ आप रहते हैं, है ना, उसमें जरूरी नहीं कि उसके स्वामी हो, आप केवल इस्तेमाल आप कर रहे हैं। और अगर इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध वगैरह होता है तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि तत्काल उसकी सूचना दें। तत्काल उसकी सूचना आपको क्या करना चाहिए? देना चाहिए। और अगर आप उसकी सूचना नहीं देते हैं, देखिए इसको देख लीजिए, लिखा है जो कोई आयुध या गोला बारूद जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो, किया जा रहा हो, अनेक व्यक्तियों के संयुक्त अधिभोग या संयुक्त नियंत्रण के अधीन वाले किसी परिसर यानी या अन्य स्थान में पाया जाए, वह उनमें से ऐसा व्यक्ति जिसकी बाबत यह विश्वास करने का विश्वास हो कि उसे परिसर यान या अन्य स्थान में आयुध या गोला बारूद के विद्यमान रहने का ज्ञान था, तब के सिवाय जबकि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा, मानो वह केवल उसी के द्वारा किया गया था या किया जा रहा हो। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई अपराध आपके परिसर में किया जाता हो जिसकी आपको जानकारी थी, या फिर जलयान वगैरह जो भी है जहाँ आप रह रहे हैं, है ना, यान वगैरह है, आपकी अनुकूल मिला के आपकी जानकारी में कोई अपराध हो रहा है इस अधिनियम से संबंधित, तो ये अधिनियम, ये धारा कहती है कि उसके लिए जो परिसर का अधिभोगी है वो व्यक्ति भी दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। वो व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? दोषी माना जाएगा। उसको भी दंडित किया जा सकता है जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित ना कर दे। जब तक कि ये साबित ना करे ये व्यक्ति कि इसकी जानकारी के अभाव में ऐसा अपराध किया जा रहा था, इसको इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तब के सिवाय, वरना इसको दोषी माना जाएगा, है ना। इसीलिए सबसे पहले इनकी जिम्मेदारी होती है सूचना देना। सूचना देने का मतलब इससे स्पष्ट हो जाएगा कि भैया इनका हाथ नहीं था, दे तो खुद ही सूचना दे रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगर ये सूचना भी नहीं देते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, तो माना और ये सिद्ध हो जाता है कि इनको पूरी जानकारी थी फिर भी ये चुप रहे, तो जो भी अधिभोगी व्यक्ति हैं उनको भी दोषी माना जाएगा उस अपराध के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेक्शन याद रखना है इसमें। सेक्शन जो है 36 देखिए, 36 क्या कहता है? सेक्शन 36 कहता है कतिपय अपराधों के बारे में इत्तला का दिया जाना। ये जानकारी से संबंधित है कि कोई भी व्यक्ति, इत्तला मतलब जानकारी, आपको जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आप जानते हैं कि इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध हो रहा है, तो हर व्यक्ति जिसको इस जानकारी है कि इस अधिनियम से संबंधित किसी अपराध का उल्लंघन किया जा रहा है,
या कोई अपराध किया जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट, किसको किसको जानकारी देगा, पुलिस के भारसाधक अधिकारी, पुलिस के भारसाधक अधिकारी, जो भी निकटतम थाना हो वहां जानकारी दे सकता है, भारसाधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट हो, जो भी निकट हो इन दोनों में से, इन दोनों में से किसी को भी वो क्या कर सकता है, सूचना दे सकता है। इसके अलावा इसमें रेल, नहर वगैरह उनके लिए परिवहन वाले जो साधन होते हैं उनके बारे में भी कहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो रेल, नहर, परिवहन इनसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसकी ज्ञान में या उसकी जानकारी में है कि कोई अपराध हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति किसको जानकारी देगा, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा। और अन्य व्यक्तियों के लिए वो दोनों को जानकारी दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति हैं जो अपराध की क्या रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, तो वो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या निकटतम मजिस्ट्रेट को, जो भी पास में हो, उनको क्या देंगे, जानकारी देंगे, जिनकी लायबिलिटी है, ये इनकी क्या है, जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो ये धारा 36 आपको ऐसे ही याद रखना है। अब देखिए 37 कहता है, धारा 37, धारा 37 गिरफ्तारी वगैरह है, गिरफ्तारी और तलाशी से संबंधित है। कैसे संबंधित है, गिरफ्तारी एवं तलाशी। धारा 37 कैसे संबंधित है, गिरफ्तारी और तलाशी से संबंधित है। ये कह रहा है गिरफ्तारी और तलाशी में काय के प्रोविजन लागू हुए, आपको बस इतना याद है, सीआरपीसी के दंड प्रक्रिया संहिता के, सीआरपीसी के जो प्रोविजन है गिरफ्तारी और तलाशी के मामले में भी लागू होंगे, जैसे कि सीआरपीसी में लागू होते हैं। अब इसमें दो बातें कह रहा है, पहला तो इन्होंने कहा है कि जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी के प्रोविजन लागू होंगे। यहाँ दूसरा ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर नहीं, मतलब जब गिरफ्तारी और तलाशी जो व्यक्ति कर रहा है वो व्यक्ति अगर मजिस्ट्रेट नहीं है ना, या पुलिस अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि अन्य व्यक्ति को भी प्राधिकृत किया जा सकता है गिरफ्तारी के लिए, तलाशी के लिए, है ना। तो ऐसा व्यक्ति अगर मजिस्ट्रेट नहीं है या पुलिस अधिकारी नहीं है तो वो क्या प्रक्रिया अपनाएगा, ऐसा व्यक्ति अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो वो क्या प्रक्रिया, वो दो प्रक्रिया अपना सकता है। पहला तो उस व्यक्ति से जिसके कब्जे से कोई अवैध हथियार वगैरह पाया गया तलाशी में, या किसी व्यक्ति को जिसको उसने गिरफ्तार किया, उससे बॉन्ड भरवा सकता है। क्या भरवा सकता है, उससे बॉन्ड भरवा सकता है। किस लिए बॉन्ड भरवा सकता है, कि जब भी आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा, आप उपस्थित होंगे तो बॉन्ड भरवा के छोड़ सकता है उसे। ठीक है। दूसरा क्या कर सकता है, जो भी हथियार वगैरह जब्त हुए हैं उसको क्या करेगा, निकटतम थाने में क्या कर देगा, जमा करा जाएगा। बंद पत्र निष्पादित प्रतिभूति, हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो कह रहा है, पहला तो उसका यही है कि बॉन्ड भरवाएगा। और अगर ऐसा व्यक्ति बॉन्ड आदि नहीं भरता है, ये कह रहा है अगर ऐसा व्यक्ति बॉन्ड आदि नहीं भरता है या बॉन्ड भरने में क्या रहता है, असफल रहता है, तो वो अविलंब वो चीजों को, वो या तो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, उसके उसके किसके पास ले जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करेगा उसी व्यक्ति को। पहले तो उसका, अगर कोई कौन से व्यक्ति की बात कर रहा है, जो पुलिस अधिकारी ना हो या कोई मजिस्ट्रेट ना हो, ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है जो गिरफ्तारी कर रहा है और तलाशी कर रहा है, उसके मामले में कह रहा है कि उसको क्या पावर है, वो क्या कर सकता है, वो बॉन्ड भरवा सकता है पहले व्यक्ति से कि भैया आपको जब भी बुलाएंगे तब भी आप उपस्थित होंगे न्यायालय के समक्ष या मजिस्ट्रेट के समक्ष, है ना। और ऐसा व्यक्ति अगर बॉन्ड नहीं भरता या किसी अन्य वजह से बॉन्ड भरने में असफल रहता है, तो वो उस व्यक्ति को या वो संपत्ति जो जब्त की है उसको क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा। मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा, यानी उसके समक्ष क्या ले जाएगा, व्यक्ति को ले जाएगा। अगर वो बॉन्ड भरने को तैयार नहीं है तो उस व्यक्ति को या जो संपत्ति जब्त की है उसको किसके पास ले जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। ये कौन सा व्यक्ति, ये वो व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में। अगर उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और तलाशी दी जाती है तब ये प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। धारा 38 देखिए, इसमें कहता है सेक्शन 38, 38 कहता है कि इस अधिनियम के अधीन जो अपराध होंगे कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे। बस इतना ही याद रखना है इसमें, और कुछ याद नहीं रखना। कैसे होंगे, संज्ञेय। इस अधिनियम के तहत जो अपराध है वो कैसे होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे। क्या हुआ, बोल, कुछ बोल रहा है कोई क्या, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत जो अपराध होंगे कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जो संज्ञेय अपराध हैं उसी तरीके से इस अधिनियम के तहत अपराध भी क्या माने जाएंगे, संज्ञेय माने जाएंगे। ये आपको याद रखना है। अब देखिए 39 जो है, सेक्शन 39, इसको मिटा दें।
हेलो सर। बोलिए। हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। सर, वो धारा 37 में अन्य व्यक्ति बॉन्ड भरवाएगा या ऑफिसर बॉन्ड भरवाएगा? देखिए, मैंने बताया ना, अन्य व्यक्तियों को भी सरकार प्राधिकृत कर देती है, किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है गिरफ्तारी करने की। देखिए, सामान्य गिरफ्तारी कौन करता है? सामान्य गिरफ्तारी तो पुलिस अधिकारी करता है। पुलिस अधिकारी के अलावा जी कौन कर सकता है? अन्य व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट प्राधिकृत करे। तो ये उस अन्य व्यक्ति की जी बात कह रहा है। ये अन्य व्यक्ति जो है, नहीं, दोनों कर सकते हैं। पहला क्लॉज तो कहता है पुलिस वाले करेंगे या मजिस्ट्रेट करेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। वो ये कह रहा है कि अगर कोई जी अन्य व्यक्ति कार्य करता है, अन्य व्यक्ति मतलब मजिस्ट्रेट द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति है, जिसको मजिस्ट्रेट ने प्राधिकृत कर रखा है कि आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, आप तलाशी ले सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को, अगर ऐसे व्यक्ति ने अगर गिरफ्तारी की, तो ऐसे व्यक्ति के मामले में कह रहा है कि वो क्या कर सकता है? वो बॉन्ड भरवाएगा पहले तो। और अगर व्यक्ति बॉन्ड नहीं भरता, किसी भी वजह से बॉन्ड नहीं भरा जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को या जो संपत्ति जब्त हुई है उसको क्या कहाँ ले जाएगा? वो निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, उस वस्तु को पेश करेगा या उस व्यक्ति को पेश करेगा। कब? जब वो बॉन्ड नहीं भरता है तब। तो ये अन्य व्यक्ति के बारे में है, ठीक है। सर, पर इसमें तो लिखा है कि वो हम्म अविलंब उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट भार साधक पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को सौंप देगा और वह ऑफिसर या तो हम्म उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात होने के लिए उसके द्वारा प्रतिभूत सहित, मतलब ऑफिसर भरवाएगा ना सर बॉन्ड? नहीं, आप कौन से वाले में पढ़ रहे हो? कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हो? 37 सर, 37 बी। 37 का 37 का बी सर पढ़ बी रहे हो? वाला। हाँ। व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर ना हो, इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अभियुक्त आयुध या गोला बारूद अविलंब निकटतम पुलिस थाने के भारसक ऑफिसर को पर की जाएगा और वह ऑफिसर, हाँ ठीक है, वही ऑफिसर क्या करेगा? उससे बॉन्ड वगैरह भरवाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? जी वो सर। ऑफिसर जो पेश करेगा उसको क्या करेगा? वो उससे बॉन्ड वगैरह भरवाएगा और अविलंब क्या करेगा? अगर वो व्यक्ति क्या करता है, पुलिस के क्या कहते हैं इसके, मजिस्ट्रेट के बॉन्ड वगैरह नहीं भरता है, तो वो क्या करेगा? उसको उसको अविलंब क्या करेगा? निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जी देखिए, अब सर। संज्ञेय अपराध बोलते हैं इसमें। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है ये, 39 कह रहा है, मंजूरी की बात कह रहा है। सेक्शन 39 देखना था, सेक्शन 39 देखिए। सेक्शन 39 क्या कह रहा है? कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। किसकी मंजूरी की बात कर रहा है? जिला मजिस्ट्रेट की। जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी की बात कर रहा है कि जिला मंजूरी, कुछ अपराध ऐसे हैं जहां जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। इसमें लिखा है किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। तो एक आप याद रखना कि कोई भी अभियोजन, कोई भी कार्रवाई है इस अधिनियम के तहत अगर की जाती है, तो यही क्वेश्चन आता है कि किसकी मंजूरी के बिना संचालित नहीं की जाएगी? तो जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के अलावा संस्थित नहीं की जाएगी। ये आपको याद रखना है। किसकी अनुमति से संस्थित की जाएगी? इस अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही संस्थित की जाएगी। ये सेक्शन 39 में इसमें क्वेश्चन आता है कि किसकी मंजूरी से की जाएगी? तो जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से की जाएगी। सेक्शन 40 तो गुड फेथ है, आप जानते हैं, सद्भावना पूर्वक, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक, सद्भाव पूर्वक कह लीजिए, सद्भावना पूर्वक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो ये तो आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन या कोई कार्रवाई तब तक नहीं की, मतलब अगर वो सद्भावना पूर्वक काम करता है तो उसके खिलाफ कोई भी अभियोजन या कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस अधिनियम के संबंधित में कोई भी व्यक्ति अगर गुड फेथ में काम करता है, सद्भावना पूर्वक काम करता है, तो उसके खिलाफ कोई भी अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाती है ना। तो ये तो कॉमन है, सभी में एक सा होता है। सेक्शन देखिए 41 क्या कहता है? 41 कहता है छूट देने की शक्ति। क्या देने की शक्ति? छूट देने की शक्ति। छूट देने की शक्ति भी किसको है इस अधिनियम के तहत? केंद्र सरकार को। किसको शक्ति है? केंद्र सरकार को। किस चीज की छूट देने की? इस अधिनियम से संबंधित किसी भी चीज की छूट दे सकती केंद्र सरकार। देखिए इसको देख लेते हैं। ये कहता है जहां केंद्र सरकार की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों के यदि कोई हो अध्ययन, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट हो, क्या क्या छूट दे सकता है। मतलब नोटिफिकेशन निकाल के
केंद्र सरकार क्या दे सकती है, इस अधिनियम के उपबंधों से छूट दे सकती है। क्या क्या छूट दे सकती है? पहला लिखा है, इस अधिनियम के या सब या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या तो सामान्यतया या ऐसे वर्णन के आयुधों का गोला बारूद के संबंध में जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए छूट दे सकेगी, या वर्णन के आयुधों या गोला बारूद को अपवर्जित कर सकेगी, या भारत के किसी भाग को प्रत्याहृत कर सकेगी। ये क्या कह रहा है? ये सीधी सीधी बात कह रहा है, किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है, हथियारों संबंधित या हथियारों की कोई विशेष श्रेणी है तो उसके हिसाब से छूट दे सकती है, किसी व्यक्तियों को भी दे सकती है, किसी क्षेत्र विशेष में भी दे सकती है, या पहले से जो उसने छूट दे रखी है केंद्र सरकार ने उस छूट को वापस भी ले सकती है। हथियार विशेष प्रकार के हथियार हैं, जो भी हथियारों की वो छूट देना चाहे, जिस प्रकार के हथियारों की भी वो छूट देना चाहे, गोला बारूद की छूट देना चाहे, किसी क्षेत्र विशेष में देना चाहे, किसी व्यक्तियों को देना चाहे, व्यक्तियों के समुदाय को देना चाहे, तो केंद्र सरकार छूट दे सकती है, राजपत्र में अधिसूचना में निकाल करके, गजट में जो नोटिफिकेशन है वो निकाल करके छूट दे सकती है, या फिर कोई छूट जो पहले से दे रखी है उसको वापस भी ले सकती है, तो दोनों कर सकती है। इसमें कुछ नहीं याद रखना, वो केंद्रीय सरकार याद रखना। दूसरा देखिए, कितनी कितनी ही बार किसी ऐसी अधिसूचना को रद्द कर सकेगी और वैसी अधिसूचना द्वारा उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या वर्णन के आयुधों और गोला बारूद को या भारत के उस भाग को पुनः ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन के अधीन बना सकेगी। तो ये अधिसूचना की बात कह रहा है, केंद्र सरकार जो अधिसूचना है कितनी ही बार निकाल सकती है, वो कितनी ही बार वापस भी ले सकती है, दोनों कर सकती है। इस क्षेत्र के विशेष में कर सकती है, व्यक्तियों के बारे में कर सकती है, या भारत का लिखा है ना, भारत के उस भाग पे, मतलब किसी भाग के बारे में कह रहा है, तो चाहे व्यक्ति हो, चाहे भाग हो, चाहे क्षेत्र कह लो, कुछ भी कह लो, तो उनसे जो भी अधिसूचना सरकार ने निकाली है वो अधिसूचना को के अनुसार छूट भी दे सकती है, कितने ही बार अधिसूचनाएं भी निकाल सकती है और अधिसूचनाओं को वापस भी ले सकती है। तो केवल एक ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि छूट देता है कौन? देता है केंद्र सरकार। छूट देने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को। अधिसूचना निकाल सकती है, क्षेत्र विशेष में भी छूट दे सकती है, व्यक्तियों को भी छूट दे सकती है, व्यक्तियों के वर्ग विशेष को भी छूट दे सकती है कि फलाने वर्ग के व्यक्ति हैं उनको फलाने फलाने हथियार रखने की बोले छूट है, या कोई क्षेत्र विशेष है कि बोले कोई क्षेत्र विशेष है तो वहां फलाने फलाने हथियार रखने की छूट देती है। तो दोनों चीजें कर सकती है केंद्र सरकार। 42 से गणना करने की बात कह रहे हैं, गणना भी करा सकती, हथियारों की गणना मतलब गिनती, गणना मतलब गिनती करा सकती केंद्र सरकार, ये भी केंद्र सरकार कराती। जब केंद्र सरकार को लगता है कि भैया पता करें भैया इस देश में कितने लोग हैं जो हथियार रखते हैं, किन किन के लोगों के पास हथियार है, तो इसमें लिखा केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र में सब अग्नायुधों की गणना किए जाने का निर्देश दे सकेगी, और ऐसी गणना करने के लिए सरकार किसी ऐसे ऑफिसर को सशक्त कर सकेगी। तो यहाँ भी सरकार नोटिफिकेशन निकाल के उसका गणना यानी गिनती करा सकती है, और उसके लिए किसी अधिकारी को भी सशक्त कर सकती है कि वो अधिकारी के द्वारा वो गणनाएं की जाएंगी कि किस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में भी करा सकती है, पूरे भारत में भी करा सकती है, ऐसा नहीं पूरे प्रदेश में भी करा सकती है, जैसा केंद्र सरकार आदेश करे वैसा कर सकती है। तो वो गणना करा सकती है, उसके लिए कोई अधिकारी का भी क्या कर सकती है, अधिसूचित कर सकती है कि कौन सा व्यक्ति क्या करेगा, उसकी गणनाएं करेगा, ताकि सरकार को जानकारी हो जाए कि इस देश में कितने लोगों को लाइसेंस दिया गया है और कितने लोग लाइसेंस धारण करते हैं। दूसरा है, ऐसे किसी भी अधिसूचना के निकाले जाने पर उस क्षेत्र में कोई भी अग्नायुध अपने कब्जे में रखने वाले सब व्यक्ति संपर्क ऑफिसर को ऐसी जानकारी, और यदि वह अपेक्षा करे तो अग्नायुध को समक्ष पेश करेंगे। ये कह रहा है कि जब सरकार ने अधिसूचना निकाल दी और वो अधिकारी नियुक्त कर दिया है, तो जितने भी लोग हैं, जो भी लाइसेंसी लोग हैं, वो क्या करेंगे, उस अधिकारी को सूचना देंगे कि वो अधिकारी को जैसे या तो सूचना देंगे, या फिर जैसा वो अधिकारी आदेश करेगा वैसा करेंगे, या फिर वो अधिकारी चाहता है कि नहीं साहब आप हथियार सहित आइए, हथियार भी दिखाइए, मैं पूरा देखूंगा, आपका लाइसेंस भी देखूंगा, हथियार भी देखूंगा, तो ये हथियार सहित उसके समक्ष पेश होंगे, हथियारों को उसके समक्ष पेश करेंगे जैसा वो चाहे, या केवल वो लाइसेंस देखता है तो जैसा वो मतलब वो अधिकारी चाहे वैसा कर सकता है। वो केवल लाइसेंस के आधार पर गणना कर सकता है, या उसको लगता है साहब आप हथियार भी लेके आइए, वो भी देखूंगा मैं किस तरीके का कैसा है, तो कह सकता है आदमी को से जितने भी लाइसेंसी लोग हैं सब उनके समक्ष पेश हों और हथियार सहित आए, लाइसेंस और हथियार लेके आए, तो हथियारों सहित भी बुला सकता है गणना करने के लिए, जैसा वो आदेश दे वैसा। तो सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि जैसी नोटिफिकेशन निकलेगा वो क्या करेंगे, वो अधिकारी के समक्ष पेश होंगे। अब देखिए 43 प्रत्यायोजन है, सेक्शन 43, ये क्या से संबंधित है? प्रत्यायोजित।
प्रत्यायोजित करने की शक्ति। क्या प्रत्यायोजित करने की शक्ति? देखिए ये कह रहा है केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि धारा 41 के अधीन शक्तियां, धारा 44 के अधीन की शक्तियां से भिन्न जिस किसी भी शक्ति या कृत का प्रयोग करना, प्रयोग या पालन करने के प्रयोग या पालन उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है, उसका प्रयोग या पालन ऐसी बातों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, केंद्र सरकार के अधीनस्थ ऐसे ऑफिसर या प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा एवं उस राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऑफिसर या अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। प्रत्यायोजन मतलब है सौंपना, अपनी शक्तियों को सौंपने की बात। इसके अधीन जिन शक्तियों का प्रयोग करती है, धारा 44 के अधीन जो शक्तियां हैं कि शक्तियों से भिन्न, इन शक्तियों को छोड़कर, धारा 41 और 44 की शक्तियों को छोड़कर